कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने कि अगर एक स्मॉल एम मास दिया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, यहाँ पे एक स्मॉल एम मास और इसके ऊपर एक एफ फोर्स हम लोग एक्सर्ट कर रहे हैं थीटा एंगल। ये हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ कैलकुलेट करना था जिसके लिए ब्लॉक स्लाइड होना शुरू हो, यही दिया था मैंने। कितने लोग ट्राई करके लाए हो तुम लोग? चलो अब यहाँ से देखो, अगर इसका पहले एफबीटी अगर हम लोग बनाए तो एफबीटी फॉर्म करे तो यहाँ पे इसके ऊपर एक फोर्स का कंपोनेंट इधर के डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट नीचे के डायरेक्शन में आएगा। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? थीटा। यानी यहां से देखो कि इसका एक कंपोनेंट कौन सा आएगा? एफ कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट आएगा कौन सा? एफ साइन थीटा, नीचे की तरफ। अब एक बात देखो, नीचे के डायरेक्शन में इस पे एक mg फोर्स लग रहा होगा और ऊपर के डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स कैपिटल N लग रहा है, ठीक है। अगर इस ब्लॉक को स्लाइड होना है तो उस केस में क्या होना चाहिए कि एफ कॉस थीटा जो होगा, एफ कॉस थीटा जो होगा वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ मैक्स। यहां से देखो, फॉर स्लाइडिंग क्या लिख सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक स्लाइड हो रहा हो तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा कि एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके? स्मॉल एफ मैक्स के, यही आएगा। हाँ है ना? एफ कॉस थीटा जो होना चाहिए वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके? एफ मैक्स के। यहां से हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू इनटू एन के बराबर, यही होगा एफ मैक्स की वैल्यू। नॉर्मल की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर? तो mg प्लस एफ साइन थीटा, यही आएगा। नॉर्मल इक्वल्स टू mg प्लस एफ साइन थीटा आएगा। यानी यहां से अगर वैल्यू पुट करें तो एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ से म्यू से मल्टीप्लाई करते चलते हम लोग, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू mg प्लस म्यू इंटू एफ साइन थीटा के बराबर। अब एक बार देखो, इसको इधर ले आते हैं, एफ फोर्स कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? कॉस थीटा माइनस म्यू इनटू साइन थीटा, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके? तो म्यू इनटू एम जी के बराबर, यही आएगा। म्यू इनटू एम जी के बराबर, यानी यहां से देखो एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके? तो म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा के बराबर। अब एक बात देखो, यहाँ पे वहां पे जो वैल्यू आई थी यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आया था? प्लस आया था। तो अगर यहाँ कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा है, अगर देखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी? छोटी। तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर क्या होगी? उस मिनिमम फोर्स से ज्यादा होगी, उस मिनिमम फोर्स से ज्यादा होगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि को क्या इजी होगा कि किसी बॉडी को पुल करना जो होगा वो इजी होगा इन कंपैरिजन टू किसके? पुलिंग विल बी easier than pushing, पुलिंग विल बी easier than किससे? पुशिंग। अगर एक बॉडी को पुल करना और पुश करना हो तो कौन सा ज्यादा आसान होगा? तो पुल करना जो होगा एक बॉडी को आसान होगा, ठीक है। कितने लोगों का ये आया था? चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। इसके बाद एक आता है अपने पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एक आता है अपने पास एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बस ये दो टर्म है, बस ये ध्यान रखना है इसको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। अब एक बात देखो, जैसे मान लो अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है तो मैंने बताया था कि इस पे दो डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। जो भी सरफेस अगर जो कांटेक्ट में होंगे तो दो डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। एक हमारा कौन सा होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन,
ये नॉर्मल, और एक अगर सपोज बॉडी के स्लाइड करने की टेंडेंसी इधर की तरफ है तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, और इन दोनों का जो कांटेक्ट नेट रिजल्टेंट होता है वो हमारा क्या होता है, ये नेट कांटेक्ट फोर्स होगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जो नेट कांटेक्ट फोर्स जो नॉर्मल के साथ जितना एंगल फॉर्म करेगा वही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर हम एक बात देखें यहाँ से, अगर फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लग रहा है एफ वेक्टर, एफ फ्रिक्शन फोर्स, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू एफ अपॉन एन के बराबर, और एफ की वैल्यू किसके बराबर, तो म्यू इनटू कैपिटल एन अपॉन कितना, एन। तो ये tan थीटा इक्वल्स टू म्यू, यानी थीटा इक्वल्स टू जो tan इनवर्स म्यू आता है यही हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये थीटा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली होगा क्या कि नेट कांटेक्ट फोर्स जो नॉर्मल फोर्स के साथ जितना एंगल फॉर्म करता है वही हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एक और टर्म आता है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। अब एक बार देखो एंगल ऑफ रिपोज की बात करें अगर, हाँ क्या कुछ बोल रहे थे, हाँ एन और एफ का जो रिजल्टेंट आएगा मतलब नेट कांटेक्ट फोर्स जो होगा नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करे। मैं बोल रहा हूँ देखो इधर कि जो दो डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएगा सरफेस, उसमें एक तो नॉर्मल होता है, दूसरा कौन सा, फ्रिक्शन। दोनों का रिजल्टेंट जो होता है वो मैंने क्या बताया था कि नेट कांटेक्ट फोर्स होता है। तो ये जो नेट कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ जितना एंगल फॉर्म करेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से देखो tan थीटा इक्वल्स टू एफ बाई एन, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इनटू एन के बराबर होगी, तो अपन ये किसके बराबर, म्यू। यहाँ जो थीटा आ रहा है उसी को हमने नाम दिया है किसका, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। नेक्स्ट एक और आता है एंगल ऑफ रिपोज। जैसे मान लो अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर अगर ब्लॉक रखा हुआ है तो ये ब्लॉक कभी अपने आप स्लाइड नहीं करेगा। एम मास का ब्लॉक है, जैसे मान लो अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है तो ये ब्लॉक अपने आप स्लाइड नहीं करता है। लेकिन जैसे जैसे अगर हम सपोज इस सरफेस को अगर ऊपर उठाते जाए, कुछ अगर इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ लाते जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि छोटा सा भी अगर आपने इंक्लिनेशन अगर लिया तो उस केस में ही ये स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। ये एक पर्टिकुलर एंगल मान लो, जैसे जैसे हम लोग सपोज अगर इसको इसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ अगर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है जहां पे हमारा इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ब्लॉक जो है वो स्लाइड होना शुरू होगा, हाँ है ना। अगर यहाँ से अगर जैसे जैसे इंक्लिनेशन हम बढ़ाते जाए उस केस में क्या होगा, तो जैसे जैसे इंक्लिनेशन अगर बढ़ाते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जहां पे जो ब्लॉक होगा स्लाइड होना शुरू होगा। तो जिस मिनिमम एंगल पे ब्लॉक जो है वो स्लाइड होना शुरू होगा उस एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ रिपोज का। उस मिनिमम एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। अगर एक बार देखो ऐसा क्यों होता है, जैसे स्मॉल एम मास है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम थीटा की वैल्यू देखें, अगर मान लो इंक्लिनेशन हमारा कितना है, थीटा ले लिया अपन ने, नीचे की तरफ उस समय कितना फोर्स लगेगा, mg साइन थीटा के बराबर यही फोर्स लगेगा। जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, नहीं ब्लॉक के मास पे डिपेंड नहीं करता है। नहीं एक बार देखो, जो पहले वाले केस में अगर आप एक्सटर्नल फोर्स बाहर लगा भी रहे हो, सपोज इस डायरेक्शन में अगर आप एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो तो भी हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन यही रहेगा। जो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो यही पर्टिकुलर एंगल ही होगा, वो चेंज नहीं होगा, उसमें एक्सटर्नल फोर्स हम लोग काउंट नहीं करते हैं। चलो अब एक बार देखो कि यहाँ से मान लो अपने पास थीटा की वैल्यू इधर, सॉरी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। अब इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किधर, पीछे की तरफ, और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है कितना, तो ये किसके बराबर, तो म्यू इनटू एन, यानी म्यू इनटू एम जी कॉस थीटा के बराबर यही होगा। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन हर समय लगे ऐसा ये जरूरी नहीं है। जब तक जैसे मान लो सपोज mg साइन थीटा अगर लेस देन इस वाली वैल्यू से रहा तो उस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर, mg साइन थीटा के बराबर, हाँ है ना। मान लो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 100 न्यूटन, अगर mg साइन थीटा अगर सपोज 100 से कम है तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना, 100 से कम। एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, सपोज अगर mg साइन थीटा की वैल्यू अगर 100 हो गई तो उस समय वो स्लाइड होना शुरू होता है। तो ये
एक मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जब ये ब्लॉक स्लाइड होना शुरू होगा वो हमारा एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिपोज। अब एक बात देखो, इस पर्टिकुलर एंगल पे क्या हो रहा है, स्लाइडिंग शुरू हो रही है, यानी पीछे की तरफ mg sin थीटा लग रहा है, सॉरी नीचे की तरफ, और ऊपर के डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स, ये ऊपर नॉर्मल और इस डायरेक्शन में कितना, mg cos थीटा के बराबर। अब अगर एक चीज देखिए कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो जब अगर सपोज इस अल्फा एंगल पे स्लाइड होना शुरू हो रहा है अगर ब्लॉक, तो उस केस में mg sin थीटा जो होगा वो जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, f मैक्स के। हाँ है ना, अगर मान लो स्लाइडिंग शुरू हो गई है तो mg sin थीटा जो होगा जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, f मैक्स के, यानी mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू इनटू एन, एन की वैल्यू किसके बराबर, mg cos थीटा के बराबर, यानी यहां से mg कैंसिल आउट हुआ तो tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक काम करो यार इसी को थीटा ही ले लेते हैं, ठीक है, tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू, यानी मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जब वो स्लाइड होना शुरू होगा तो वो हम थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू, और यहां से हम लोग थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स म्यू के बराबर। ये मिनिमम एंगल है जिस समय स्लाइडिंग शुरू होगी, ये जो एंगल होगा वही हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। अब एक बात देखो इसका यूज कहां पे होगा, तो यूज होगा अपना रोटेशनल डायनेमिक्स में। एक बार देखो बेटा, मैंने ये बताया कि mg sin थीटा नीचे लगेगा जब ये स्लाइड होना शुरू होगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि यार जब अगर स्लाइड होना शुरू ही हो गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी, मैक्सिमम लगेगी, और फ्रिक्शन यानी कितना, तो जैसे जैसे और इंक्लिनेशन बढ़ाएंगे तो साइन थीटा क्या होगा, बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये mg sin थीटा और बढ़ता ही जाएगा, लेकिन ये वैल्यू तो फ्रिक्शन तो कांस्टेंट है अपने पास। अब एक बात सोचो, mg sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके, म्यू mg cos थीटा, वहां से ये रिजल्ट निकाला है कि इस मिनिमम एंगल इस थीटा पे जो ब्लॉक होगा वो स्लाइड होना शुरू होगा, ठीक है। अब एक बात देखो इसका यूज कहाँ पे आएगा, जब हम लोग रोटेशन में अगर टॉपलिंग पढ़ेंगे ना तो उस समय हमें कैलकुलेट करने में आएगा कि कौन पहले, जैसे जैसे अगर हम सपोज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर इंक्रीज करें तो पहले बॉडी जो है वो स्लिप होगी या टॉपल होगी, ठीक है, तो वहां पे हम लोग टॉपलिंग के लिए मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैलकुलेट करेंगे, और स्लाइडिंग के लिए मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कौन सा है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू, तो वो वहां पे हम लोग यूज करेंगे इस चीज को कि कौन सा एंगल छोटा है और उसके हिसाब से पहले स्लाइडिंग होगी या फिर टॉपलिंग होगी, ठीक है। चलो अब एक बात देखो, एक सवाल यहां से देखो कि एक इंक्लाइंड प्लेन प्लेन, ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल 37 डिग्री है और इसके ऊपर एक 10 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है, मैं इसके ऊपर एक एफ फोर्स ऊपर की तरफ एक्सर्ट कर रहा हूं, हमें ये कैलकुलेट करना है, म्यू इक्वल्स टू दिया हुआ है 0.2, रेंज ऑफ एफ कैलकुलेट करना है, रेंज ऑफ कैपिटल एफ, सो दैट ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, सो दैट ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, ध्यान से देख रहे हैं, रेंज पूछ रहा हूं मैं, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, रेंज ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है जिसके लिए ब्लॉक जो होगा वो इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रेस्ट पे रहेगा। रेंज ऑफ फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, कोई आप एक पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट नहीं मत करना। चलो यार देखो एक बार, यहां से देखो सबसे पहले ये देख लो कि फ्रिक्शन जो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत कितनी है, जरा यहाँ ध्यान से देखना एक बार कि क्या, नहीं नहीं, यहां से देखो एक बार, कोई नहीं देख लेते एक बार, यहां से नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, जो mg sin थीटा का कंपोनेंट कितना होगा, 100 sin 37, 100 sin 37 यानी किसके बराबर आ रही है, sin 37 कितना 3/5,
तो हो जाएगा 60 न्यूटन। ये लग जाएगा 60 न्यूटन इधर की तरफ, ग्रेटर देन 60, नहीं गलत आंसर है। यहां से देखो 60 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है। अब एक बात सोचो कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बराबर, एफ मैक्स इक्वल्स टू म्यू इनटू एन, यानी 0.2 इनटू नॉर्मल किसके बराबर लगेगा, तो 100 cos 37, 100 cos 37। इसीलिए देखो बेटा मैंने बताया था कि फ्रिक्शन क्या चाहता है कि हमेशा दो सरफेस साथ में रहे। अब वही चीज सोचना हमें आगे चल के सारे सवाल में, तभी सही सिर्फ फ्रिक्शन के बारे में समझ पाएंगे या डायरेक्शन वगैरह। तो देखो ये 0.2 इंटू कितना 100 इंटू cos 37 4/5, तो ये किसके बराबर 2 4 16 न्यूटन, यही आएगा। अब एक बात सोचो कि ये इसके ऊपर ये मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 16 न्यूटन। तो सोचो यहाँ पे, चलो यार ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये ब्लॉक है, यहाँ नीचे की तरफ कितना लग रहा है 60 न्यूटन, ऊपर यहाँ से पहले तो फ्रिक्शन लगेगा 16 न्यूटन। ऊपर क्यों लगेगा भाई, क्योंकि अगर मान लो हम कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसकी टेंडेंसी किधर की तरफ है, स्लाइड करने की नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किधर, ऊपर की तरफ। और चूंकि 60 न्यूटन जो है इस मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा है, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन ही लगेगा। जो 60 न्यूटन है वो 16 से ज्यादा है, यानी स्लाइड करेगा, यानी जो मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल है उसी के बराबर लगेगा, हाँ है ना। अब एक बात सोचो, हम रोकना चाहते हैं इसको, तो पहले हमें कितना फोर्स लगाना चाहिए ये बताओ, पहले हमें कितना फोर्स लगाना चाहिए, 64 न्यूटन, सॉरी कितना 44, कितना लगाना चाहिए 44 न्यूटन, 44 न्यूटन लगाएंगे। ये पहले हमने कितना फोर्स लगाया। अब एक बार देखो, एक टेबल बना लेते हैं कि यहां से ये कैपिटल एफ फोर्स जो हम एग्जर्ट कर रहे हैं, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम लोग देख लेंगे और उसका डायरेक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स और उसके डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। ब्लॉक रेस्ट पे रह रहा है, कौन सा नेचर का होगा, ऑलवेज स्टैटिक ही होगा। मैं अगर फ्रिक्शन फोर्स सॉरी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ 44 न्यूटन, तो 16 न्यूटन लगेगा, ठीक है भाई, और किधर, तो अपवर्ड डायरेक्शन। अगर मान लो मैंने अगर ये फोर्स करके 50 न्यूटन कर दिया, अब बताओ अगर मैंने फोर्स की जो वैल्यू जो ऊपर लगा रहा हूं, मैं सपोज मैं जो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करते गया, तो अगर मान लो मैं ऊपर के डायरेक्शन में 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा ये बताओ, फ्रिक्शन कितना 10। क्योंकि फ्रिक्शन क्या चाहता है भाई कि ये हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ रहे, वो स्लिप होने देना नहीं चाहता है, अपनी वैल्यू अपना डायरेक्शन दोनों एडजस्ट कर सकता है। क्योंकि कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब एक बात सोचो, ये फ्रिक्शन ये सोचेगा कि यार हमें इसको रेस्ट पे रखने के लिए कितने न्यूटन फोर्स की जरूरत है, 10 न्यूटन फोर्स की जरूरत है, तो ये सिर्फ 10 न्यूटन फोर्स लगेगा, और किस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में। क्या ये चीज क्लियर हुआ। अगर मान लो मैंने 55 लगाया तो कितना लगेगा, अगर मैंने 55 लगाया तो कितना 5 न्यूटन लगेगा, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैंने 60 लगाया तो, अगर मैंने 60 लगाया तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं, तो बोलेगा मेरी जरूरत ही नहीं, मैं लगूंगा ही नहीं, ठीक है। अगर मान लो 70 न्यूटन फोर्स लगाया मैंने, अब बताओ फ्रिक्शन क्या चाहता है यहाँ पे, फ्रिक्शन यही चाहता है कि ये दोनों साथ रहे, फ्रिक्शन यही चाहता है कि ये दोनों साथ रहे। अब उसके दोनों को साथ रखने के लिए जरूरत क्या है कि फ्रिक्शन अब नीचे के डायरेक्शन में लगे, और कितना लगे 10 न्यूटन। तो अब यहां से देखो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा 10 न्यूटन, और किधर की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर मान लो मैंने 76 न्यूटन लगाया, तो फ्रिक्शन कितना, फ्रिक्शन कितना 16 न्यूटन, किधर की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर मान लो मैंने 80 न्यूटन फोर्स लगाया, फ्रिक्शन किधर, फ्रिक्शन कितना लगेगा ये बताओ, कितना, कुछ लोग 20 भी लिख रहे हैं भाई। अरे एक बात बताओ, 20 पॉसिबल थोड़ी है उसमें, कितना लगेगा 16 न्यूटन। अब ये बोलेगा मेरे बस की बात नहीं है, अब ये रुक नहीं सकता है वो, अब ये किधर स्लाइड करेगा, ऊपर की तरफ, हाँ है ना। तो अगर अब इसके बाद अगर मैं 100 न्यूटन फोर्स भी लगाऊं, इस वाले पार्ट के लिए ब्लॉक रेस्ट पे नहीं रहेगा, 100 न्यूटन लगाऊं तो भी 16 लगेगा, किधर की तरफ लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में, लेकिन ब्लॉक रेस्ट पे नहीं रहेगा। तो फोर्स ऑफ कितने फोर्स के लिए ये रेस्ट पे रहेगा,
तो 44 न्यूटन से लेकर के 76 न्यूटन तक के लिए। क्लियर? इसीलिए बेटा ध्यान रखना, जब भी अगर रेंज वाली बात हो रहा है तो फ्रिक्शन का दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे कंसिडर करना। आगे चल के जब सर्कुलर मोशन भी जो आएगा तो उसमें हम किसी चीज बाउल के अंदर एक ब्लॉक को रख के रोटेट कराएंगे, उस केस में हम पूछेंगे कि मैक्सिमम ओमेगा और मिनिमम ओमेगा की वैल्यू बताओ, तो वहां भी दोनों डायरेक्शन में फ्रिक्शन कंसिडर करना रहेगा। तो जब भी अगर आपको रेंज से रिलेटेड आए तो फ्रिक्शन का दोनों डायरेक्शन कंसिडर करना, तभी जाकर के सही आंसर आएगा। एक बार देखो बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर सपोज 60 न्यूटन नीचे लग रहा है, ऊपर 60 न्यूटन मैक्सिमम पॉसिबल है फ्रिक्शन, तो ऊपर के डायरेक्शन में अगर अभी रेस्ट पे रखना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 44। फ्रिक्शन जो है जस्ट मूव होगा, लेकिन मूव तो नहीं होगा ना। अगर एक बार सोचो F इक्वल्स टू ma देखे तो नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0, तो बॉडी मूव थोड़ी करेगी। तो एक बार देखो यहाँ से, जैसे अगर 50 किया तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकता है, तो ये 10 न्यूटन की जरूरत है उतना ही लगाएगा। फिर 55 लगाया मैंने तो 5 न्यूटन की जरूरत है तो उतना ही लगेगा। 60 के केस में कोई फ्रिक्शन की जरूरत नहीं तो 0। अब जैसे ही मैंने फोर्स 60 से ज्यादा किया, तो अब अगर फ्रिक्शन ये चाहता है कि दोनों रेस्ट पे रहे, तो उस केस में फ्रिक्शन की जरूरत किधर है? नीचे की तरफ। और कितना लगेगा? तो 60 से जितना वो ज्यादा लगाएगा। और कब तक लगाएगा? 76 तक। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? बोलो। चलो अब एक बात देखो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम। नेक्स्ट हेडिंग डालो स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम। अब ये थोड़ा ध्यान से देख लेना आप लोग, स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम। क्योंकि इसमें टेंशन और फ्रिक्शन के डायरेक्शन से रिलेटेड काफी कंफ्यूजन होता है। देखो यार, यहाँ पे कोई भी एक सिस्टम ले रहे हैं हम लोग। पहले यहाँ पे एक ब्लॉक है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है? मान लो μ1, यहाँ पे फ्रिक्शन है μ2, यहाँ m1 मास है और यहाँ m2 मास है, ठीक है। इसके ऊपर मैं कोई F फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूँ और यहाँ जो मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल है वो F1 है और यहाँ जो मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल है वो कितना है? F2। अब जरा ध्यान से देखना इसको कि ये जो बॉडी है, ये जो सिस्टम है, वो कब एक्सेलरेट होगा। सबसे पहला काम ऐसे सवाल में ये चेक करना रहेगा कि आपको कि ये बॉडी, ये सिस्टम जो है वो एक्सेलरेट होगा भी या नहीं होगा। तो एक बात सोचो, ये इसमें इस सिस्टम में एक्सेलरेशन कब आएगा? जब एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो ग्रेटर देन, एक बात सोचो, नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे हम लोग। नेट एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि आगे चल के दोनों डायरेक्शन में भी फोर्स लग सकता है। नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो ग्रेटर देन जो हो किससे हो? F1 प्लस F2 के। हाँ या ना ये बताओ। अगर मान लो अगर ये इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, मान लिया अपन ने कितना लग रहा है? 10 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे 5 न्यूटन फ्रिक्शन पॉसिबल है मैक्सिमम, यहाँ पे 6 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल है। क्या ये सिस्टम एक्सेलरेट होगा? क्या ये सिस्टम एक्सेलरेट होगा? क्या नहीं होगा। क्योंकि यार अगर मान लो नेट फोर्स अगर हम लोग देखें, फ्रिक्शन क्या चाहेगा? अपोज करना, इनकी स्लिपिंग को रोकना चाहेगा। और अगर वो रोक सकता है तो ऑब्वियसली रोकेगा ही। और एक सिंगल ब्लॉक जो है वो एक्सेलरेट नहीं हो सकता कि सर इस पे तो 10 न्यूटन लग रहा है, इस पे 5 ही फ्रिक्शन पॉसिबल है, तो यहाँ पे ये एक्सेलरेट हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि स्ट्रिंग से अटैच्ड है। तो पहली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि ये जो सिस्टम है वो एक्सेलरेशन नॉन जीरो कब आएगा? जब एफ नेट जो हो ग्रेटर देन किससे हो? F1 प्लस F2। और ऐसे जितने भी सारे फ्रिक्शन लग सकते हैं सबके सम के बराबर, मैग्नीट्यूड का सम पहले ही लिख रहा हूँ, डायरेक्शन अभी अपने को सोचना भी नहीं, फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर ये केस है तभी एक्सेलरेशन जो होगा वो नॉन जीरो होगा। पहला पॉइंट अपने को क्लियर हो गया? हाँ है ना। सेकंड पॉइंट हमें क्या देखना है कि अगर एक बार सोचो कि टेंशन कब लगना शुरू होगा। हाँ, स्ट्रिंग मासलेस है बेटा, पूरे एनएलएम फ्रिक्शन अपने को सब जगह स्ट्रिंग जो लेना है वो मासलेस ही लेना है जब तक सवाल में ना बोला जाए। देखो दूसरी बात हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना रहता है, यहां से देखो जो इस स्ट्रिंग में, कोई भी स्ट्रिंग में टेंशन कब आएगा?
जब अगर किसी एक जगह पे मूव करने की टेंडेंसी होगी। पहले एक बात सोचो, यहाँ पे ध्यान से समझ लेना इसको। मान लो ये एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है। इस केस में यहाँ पे टेंशन कब आएगा? जब इसके मूव करने की कंडीशन क्रिएट होगी, हाँ है ना। अगर मान लो फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है अगर वो 100 न्यूटन लग रहा है और यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर लेस देन 100 न्यूटन है, तो क्या ये स्ट्रिंग में टेंशन आने की जरूरत है क्या? ये बताओ। अगर मान लो ये 100 न्यूटन लग रहा है और ये लेस देन अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन है 100 न्यूटन, तो क्या इसमें टेंशन आने की जरूरत है भाई? क्योंकि ये अगर मान लो फ्रिक्शन अब स्लाइड इसको रोक नहीं सकता है, अब रोक नहीं सकता है तो इसके मूव करने की कंडीशन आ जाएगी, तो उस केस में टेंशन आएगा। लेकिन एक बात सोचो कि क्या इसमें टेंशन आया तो ये भी मूव कर जाए, क्या जरूरी है? अगर मैं ये बोलूं कि चलो यार ये 100 न्यूटन है, ये लेस देन 100 न्यूटन लग रहा है, मान लो 80 न्यूटन लग रहा है, क्या मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि हाँ यार अब ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट हो जाएगा? नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन 30 न्यूटन का लग जाए, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लग जाए, 30 न्यूटन का लग जाए, तो ये सिस्टम को एक्सेलरेट नहीं करा पाएगा। तो पहली चीज एक बात देखो, क्यों यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन 0 क्यों था? क्योंकि जो F1 प्लस F2 था वो ग्रेटर देन F एक्सटर्नल था। तो अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो होना है उस केस में F1 प्लस F2 से ये तो ज्यादा होना चाहिए। टेंशन इसमें कब आया? जब इस वाले ब्लॉक में मूव करने की टेंडेंसी आई, यानी अगर किसी एक जगह पे कोई भी एक ब्लॉक हो, अगर उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, इफ F limiting acts on any of the block, तो उस केस में ही क्या होगा? देन टेंशन विल बी नॉन जीरो। ध्यान से देखना इसमें कि जब अगर किसी एक ब्लॉक पे अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर एक्ट होना ये काम करने लगा तो जाके टेंशन नॉन जीरो होगा। अदरवाइज मान लो कि सपोज यहाँ से हम लोग अगर एक्सटर्नल फोर्स में 20 न्यूटन लगा रहा हूँ और मैक्सिमम फ्रिक्शन इस जगह पे कितना है, 30 न्यूटन, क्या टेंशन जीरो होगा या नॉन जीरो? टेंशन जीरो या नॉन जीरो? टेंशन जीरो होगा या नॉन जीरो? जीरो होगा। यार यहाँ पे ये कब जाएगा? ये स्लाइड कर ही नहीं रहा, फ्रिक्शन बोलेगा मैं ही काम कर लेता हूँ 20 न्यूटन लग करके, ये इसको मूव करने की जरूरत ही नहीं है, तो मूव करेगा ही नहीं तो टेंशन आएगा नहीं। एक बार देखो, दो कॉन्सेप्ट है, इसी दो कॉन्सेप्ट से सारे सवाल हो जाते हैं इसमें। एक बात, पहला सवाल ये है, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक्सटर्नल फोर्स जो होगा इन दोनों फ्रिक्शन के सम के बराबर होगा, ठीक है मैं बता देता हूँ कि दोनों फ्रिक्शन के सम के बराबर होगा तो ही एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, ठीक है। सॉरी, ये ग्रेटर होगा तो ही क्या होगा? एक्सेलरेशन नॉन जीरो। दूसरा पॉइंट हमें ये देखना है कि जब तक किसी एक ब्लॉक पे अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर काम करने लगा तभी जाकर के स्ट्रिंग में टेंशन आएगा। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उस केस में टेंशन कितना होगा? जीरो होगा। अगर मान लो हर एक जगह पे लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फ्रिक्शन की जरूरत हो रही है तो उस केस में टेंशन कितना? जीरो होगा। क्लियर? अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर आया, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने की जरूरत हो गई तो ये ब्लॉक के मूव करने की टेंडेंसी आएगी, तब जाकर के इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ है ना? ये बताओ। चलो अब एक सवाल देखते हैं। अब यहाँ से एक और चीज इसमें ध्यान रखना है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना है, ठीक है। चलो यार मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये मान लो 4 kg का ब्लॉक, ये मान लो 2 kg का ब्लॉक। यहाँ पे μ1 मैंने दे दिया कितना? 0.3, यहाँ पे μ2 दे दिया मैंने 0.2। और यहाँ पे मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा दिया कितना? 10 न्यूटन, सॉरी फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन। चलो अब हर जगह पे फ्रिक्शन निकालना है, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2 और T। F1 F2 T की वैल्यू बताओ। T कोई नहीं, एक बार ट्राई तो कर, ऐसे ही क्यों दे रहा आंसर? F2 अच्छा, और
टेंशन हाँ F1 भी। चलो फटाफट एक बार ट्राई करो जल्दी से, इसमें जो 2-3 की तरह के सवाल आते हैं सारे कर लेंगे अपन। सबसे पहले ये चेक करो एक्सेलरेशन 0 होगा नॉन जीरो होगा क्या होगा, ये चीज चेक करो पहले। सही है, एक्सेलरेशन 0 होगा। चलो देखो यार एक बार, यहाँ से सबसे पहले हमारा काम ये चीज चेक करना है कि एक्सेलरेशन 0 होगा या नॉन जीरो होगा, ठीक है भाई। तो एक्सेलरेशन के लिए देखें कि अगर 10 मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना F1 प्लस F2 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 16 न्यूटन, यानी यहाँ से F जो है लेस देन किससे F1 प्लस F2, यानी ये तो कंफर्म हो गया एक्सेलरेशन कितना 0। एक्सेलरेशन कितना होगा 0। अब एक बात देखो, अब हमें क्या करना है कि किसी एक साइड से आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करो, किसी एक साइड से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करो, एक साइड से गलत हो जाता है एक साइड से सही आएगा। देख लो जैसे मान लो ये 4 kg, ये ज्यादा इफेक्टिव तब होता है जब एक साइड से गलत होने के चांसेस तब रहते हैं जब दोनों साइड फोर्स लग रहा है। मान लो ये 4 kg है, यहाँ पे ये टेंशन इधर की तरफ रहा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की तरफ 10 न्यूटन। अब एक बात सोचो, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना पॉसिबल है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना पॉसिबल है तो 4 न्यूटन। तो चलो यार 4 न्यूटन मान लिया अपन ने। यहाँ पे कितना टेंशन T इक्वल्स टू 6 न्यूटन चाहिए रोकने के लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है। यहाँ पे भी टेंशन कितना 6 न्यूटन, और इधर की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना 12 पॉसिबल है, तो कितना चाहिए 6, तो यही आएगा 6 के बराबर। क्लियर हो गया ये चीज, क्लियर हो गया। चलो अब एक और सवाल लिखो, दोनों साइड से फोर्स एक्सर्ट करते हैं। यहाँ पे एक 4 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे 40 न्यूटन, इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन, यहाँ पे म्यू 0.4 और यहाँ पे म्यू 0.3। सही है पराग। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आ रहा है, सही है, सही है आंसर। एक्सेलरेशन 0 आ रहा है क्या, हाँ एक्सेलरेशन 0 है। चलो अब देखो यहाँ से देखते हैं सबसे पहले F1 प्लस F2, मान लो हम लोग यहाँ पे लेते हैं F1, यहाँ पे ले लेते हैं F2। F1 प्लस F2 की वैल्यू देखें तो कितना आएगा 16, और ये कितना 6 22 न्यूटन, यही आ रहा है। कैपिटल F किसके बराबर, F नेट देखें तो 20 न्यूटन, यानी एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, ठीक है भाई। अब एक बात देखो यार, किसी भी एक साइड से स्टार्ट करो, एक साइड में ये आएगा कि टेंशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसमें थोड़ा सा वैल्यू एडजस्ट नहीं हो पाएगी, और दूसरे वाले साइड से फिर अगर करेंगे तो उस केस में वैल्यू एकदम सटीक बैठेगा। देखो इधर मान लो पहले हम लोग इधर से शुरू करते हैं, ठीक है, इधर से शुरू करें 20 न्यूटन इधर लग रहा है। यहाँ से देखो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 16 न्यूटन, मैक्सिमम 16 पॉसिबल है, तो चलो भाई 16 न्यूटन लगा दो, तो टेंशन कितना 4 न्यूटन। हमें ये चीज पता है कि एक्सेलरेशन 0 है, ये चीज तो पता है, यानी सारी वैल्यू अपने आप एडजस्ट होनी चाहिए। अब एक बात है, यहाँ टेंशन अगर 4 न्यूटन लग रहा है तो अब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ टेंशन भी 4 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि एक एंड पे जो रहेगा फोर्स, अगर टेंशन फोर्स 4 न्यूटन है तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या रहेगी 4 न्यूटन, इधर 4 न्यूटन इधर 40, यानी इधर की तरफ 36 न्यूटन की जरूरत है, लेकिन मैक्सिमम लग कितना सकता है फ्रिक्शन 6। तो हमारा ये अब यहाँ पे ये इसके हिसाब से एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का 0 नहीं रहा। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड से यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करें। दूसरी साइड से अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करें तो दूसरी साइड से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेगा तो इधर 40 लग रहा है, इधर कितना मैक्सिमम 6 न्यूटन लग सकता है, तो चलो यार 6 न्यूटन लग गया।
अब टेंशन कितना, 34 न्यूटन। टेंशन कितना लगेगा, 34, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो टेंशन 34 लग गया। इधर की तरफ टेंशन कितना, 34 लग गया। तो अब एक बात देखो, इधर 20 इधर 34 और हमें पता है एक्सेलरेशन कितना, 0। तो यार अब कितने की जरूरत है, 14 लग कितना सकता है, 16, तो किधर लग जाएगा, 14 न्यूटन इधर की तरफ। क्लियर हो गया। अब एक बार देखो, ये दिक्कत इसी में होता है जिसमें अगर बॉडी जो हो वो अगर स्लाइड नहीं कर रही, यानी एक्सेलरेशन अगर क्या हो, 0 हो, उसी केस में ये दिक्कत आती है। अगर मान लो नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो, जैसे ये हमारे पास हो जाए, अगर एक 5 केजी और 10 केजी का ब्लॉक है, यहाँ पे 5 केजी है, ये 10 केजी का ब्लॉक है, ये इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है कितना, 10 न्यूटन, इधर की तरफ 100 न्यूटन, यहाँ पे म्यू की वैल्यू, दोनों जगह म्यू की वैल्यू 0.2 है, दोनों जगह म्यू की वैल्यू 0.2 है। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, हाँ ए तो इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, सही बात है। अब एक बात देखो यार, अब इसके बाद ऐसे अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो आ गया तो उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, फ्रिक्शन जो होगा वो मैक्सिमम ही लगेगा। देख लो भाई, F1 की वैल्यू, F1 प्लस F2 कितना, 10 न्यूटन प्लस 20 कितना आएगा, 30 न्यूटन। कैपिटल F की वैल्यू 100 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 90 न्यूटन। यानी एक्सेलरेशन कितना, नॉन जीरो। एक्सेलरेशन निकालना चाहो तो क्या कितना होगा एक्सेलरेशन, तो 90 अपॉन किसके बराबर, दोनों को एक साथ ले सकते हैं, तो 90 माइनस 30 अपॉन कितना, 15, हाँ ना, और अच्छा ये एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि अगर ये इधर की तरफ एक्सेलरेट कर गया तो और उस केस में फ्रिक्शन कितना लगेगा, जब अगर सिस्टम एक्सेलरेट हो जाए तो उस केस में फ्रिक्शन जो होगा उतनी मैक्सिमम वैल्यू ही एक्सर्ट करेगा, जो कि यहाँ 10 न्यूटन लगेगा और यहाँ पे 20 न्यूटन। दिक्कत कहाँ हो सकती है, बस जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो, 0 हो, उसमें एक साइड से डिस्ट्रीब्यूशन आपका गलत आएगा, दूसरी साइड से डिस्ट्रीब्यूशन सही आएगा। किसी एक साइड से आप स्टार्ट करना, अपने आप टेंशन या फ्रिक्शन में कोई ना कोई वैल्यू प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। चलो एक सवाल और करो यहाँ पे, ये मान लो 5 केजी का ब्लॉक है, ये मान लो इधर भी 5 केजी का ब्लॉक है, ये 37, ये 53, यहाँ पे म्यू 0.3 और यहाँ पे म्यू 0.2, वही एक्सेलरेशन टेंशन फ्रिक्शन निकालना। अब एक बात देखो, पहले एक चीज समझ लो इसको, नहीं तो फिर उलझे रहोगे फिर। इसको थोड़ा आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कि एक बात देखो कि इसके ऊपर इधर की तरफ कितना लगेगा, 50 साइन 37 डिग्री, और इसके इधर की तरफ कितना लगेगा, 50 साइन 53 डिग्री, यही लगेगा। तो अब एक बात सोचो, इसकी वैल्यू कितनी, 30, और इसकी वैल्यू किसके बराबर, 40 न्यूटन। इस पूरे सिस्टम को हमें क्या करना है, ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस वाले पे के अकॉर्डिंग बना देना। ये रहा भाई 5 केजी, ये भी रहा 5 केजी। अब इसमें क्या करना है अपने को, तो इस केस में एक फोर्स इधर की तरफ कितना लग रहा है, 30 न्यूटन, इधर की तरफ कितना लग रहा है, 40 न्यूटन, और जो नॉर्मल, यहाँ फ्रिक्शन जब कैलकुलेट करना है तो नॉर्मल की वैल्यू जो है वो क्या पुट करोगे, तो 50 cos 37, ध्यान रखना, हाँ 50 cos 37, और इसके ऊपर नॉर्मल 50 cos 53। यानी जब फ्रिक्शन कैलकुलेट करना तो उस समय म्यू इनटू जो एन की वैल्यू है वो ये पुट करना, ना कि 50 न्यूटन पुट करना। बाकी सारी चीजें सेम हो जाएगा। अब इस तरीके का सवाल, स्लो चले, चलो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से ये 30 पूरा सिस्टम दे दिया अपन ने। अब इस तरीके से अपने को डील करना है तो बेहतर है एक डायग्राम ऐसा बना लो, इसको इस पे पुलिंग फोर्स कितना होगा, 30, इसके ऊपर 40 लगेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, इधर 30 लगा दिया, इधर 40। अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो नॉर्मल के हिसाब से लगेगा, तो नॉर्मल की वैल्यू ऊपर कितनी, तो यहाँ से जो नॉर्मल लगेगा वो 50 cos 37, वहां पे 50 cos 53, ये लगा दिया मैंने, ये दोनों नॉर्मल।
यहाँ पे फ्रिक्शन की बात करेंगे तो म्यू1 इंटू N1 लिख दो, F2 की वैल्यू म्यू2 इंटू N2, बाकी सारी चीजें सेम हो जाएंगी। हो जाएगा अब इस तरीके का सवाल। चलो एक सवाल लिख लो घर के लिए, एक टेबल टाइप का फॉर्म कर लेना, उसमें सारी वैल्यू मैंने दे रखी है। यहाँ पे 3 ब्लॉक है, एक 1 kg का ब्लॉक, एक यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक, और यहाँ पे एक 3 kg का ब्लॉक। यहाँ पे जो म्यू दे रखा है वो 0.5, यहाँ पे म्यू 0.2, और यहाँ पे म्यू दे रखा है 0.3। ये मैं कैपिटल F फोर्स इधर एग्जर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बात देखो, F1 मानना, यहाँ पे F2, यहाँ पे F3, यहाँ टेंशन T1, यहाँ टेंशन T2। ये कैपिटल F फोर्स, ये F1, ये F2, F3 और T1 T2। अब यहां से जो फोर्स की वैल्यू मैं लगा रहा हूं, एक बार 30 न्यूटन, एक बार 20 न्यूटन, एक बार 10 न्यूटन और एक बार 8 न्यूटन। बस ये पूरा फिलअप करके आ जाना। चलो अगला लिखो। हो गया। चलो अब यहां से देखो, अब इस केस में अभी तो स्प्रिंग वाला हो गया, अब थोड़ा इसमें नॉर्मल जैसा अगर कुछ आएगा, जैसे मान लो 2 ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए, ये मान लो 5 kg का ब्लॉक है और ये 10 kg का ब्लॉक है। इसके ऊपर मान लो मैं 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। एक काम करते हैं, ये अगर सपोज म्यू की वैल्यू मैं कितना ले लेता हूँ, 0.2 के बराबर, म्यू की वैल्यू 0.2, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा 30। यहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ 20 न्यूटन। ठीक है, अब वही चीज, अब जैसे यहाँ पे हम लोग निकालते थे F1 F2 और नॉर्मल, सॉरी वहां टेंशन निकालते थे, अब हमें नॉर्मल के साथ कैसे फ्रिक्शन लेना है। कौन सा, इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन में पूछ रहे हो? इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन में पूछ रहे हो क्या? एक मिनट में ये देख लो बेटा, जिसको ये देखना था। इंक्लाइंड प्लेन वाले पार्ट में हमें क्या करना रहेगा कि यहाँ से देखो, जो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर, जो भी फ्रिक्शन जिस भी डायरेक्शन में लगे, तो F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन के बराबर होगा। जो नॉर्मल एन होगा वो 50 न्यूटन थोड़ी होगा, नॉर्मल एन जो होगा वो 50 cos 37 होगा। हाँ या ना? अब एक बार सोचो, इस इंक्लाइंड प्लेन वाले केस में जो नॉर्मल आएगा वो किसके बराबर होगा? 50 cos 37 के बराबर, ना कि 50 न्यूटन के बराबर होगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंसिडर करना है तो वो इसके हिसाब से कंसिडर करना है। क्लियर? चलो अब एक बात देखो, यहाँ पे जैसा वहां पे हम लोग कंसिडर करते थे कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मान लो F1 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे F2, तो ये ब्लॉक, ये सिस्टम जो है कब स्लाइड होगा या एक्सीलरेशन कब 0 होगा? तो इस केस में जब F ग्रेटर देन F1 प्लस F2 होगा। हाँ या ना? ये बताओ, F ग्रेटर देन F1 प्लस F2 होगा तभी ये स्लाइड करेगा। तो उस केस में ये यहाँ भी वैलिड है। दूसरी बात है, अगर एक बात सोचो, नॉर्मल इनके बीच लगना कब शुरू होगा? नॉर्मल इनके बीच लगना कब शुरू होगा? जब पहले वाले पे जो फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए। यार एक बात सोचो, अगर ये 20 न्यूटन लगा रहा है और यहाँ जो है फ्रिक्शन पॉसिबल मान लो 30 न्यूटन तक है, तो यार इसके ऊपर धक्का लगेगा क्या? नॉर्मल का मतलब बिल्कुल क्या है कि ये इस पे धक्का लगा रहा है। अगर एक बार सोचो कि अगर ये 20 और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे 30 न्यूटन लग रहा है, तो यार इस पे कोई फोर्स लगेगा क्या? हाँ या नहीं बताओ? कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये इसको प्रेस ही नहीं करेगा, ये 20 न्यूटन यहीं पे लगा करके काम खत्म कर देगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यही होता है कि जब अगर एक किसी भी एक जगह पे अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टार्ट करेगा एक्ट करना, तो जाके नॉर्मल क्या होगा, दोनों ब्लॉक के बीच का नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो फटाफट एक काम करो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल, एक्सीलरेशन, सारी चीजें निकालो। इफ FL will
act at any of block, then normal will not be zero. फटाफट यहाँ पे फ्रिक्शन, नॉर्मल, ये सब चीजें निकालो एक बार। हाँ, एक्सेलरेशन जीरो है भाई, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। मेन तो फ्रिक्शन और नॉर्मल के बारे में देखो कितना लगेगा, 10 मुझे लग रहा है, कितना 10 यहाँ लगेगा, 10 यहाँ भी, 10 नॉर्मल, और उसके हिसाब से 10 हर जगह, यही होगा ना। सबकी वैल्यू 10 ही आ रही है ना। यहाँ से देख लो यार, ये तो ग्रेटर देन F1 प्लस F2। बेटा जिसको नहीं समझ आया वो पूछ लेना। यहाँ से देखो F1 प्लस F2 हम लोग कर रहे हैं। F1 प्लस F2 किसके बराबर? तो लो भाई, F1 प्लस F2 कितना? 30 न्यूटन के बराबर है। 30 न्यूटन के बराबर है, ग्रेटर देन किससे? F, यानी एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 होगा। अब एक बात सोचो, ये तो 0 लग गया, यानी यहाँ पे 20 लग रहा है, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा कितना? 10। और 10 लग रहा है तो ये इस पे नॉर्मल भी लगाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो नॉर्मल कितना? 10। ये इसके ऊपर लगाएगा 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स भी इधर की तरफ 10 न्यूटन हो जाएगा। इस तरीके का सवाल। चलो एक और सवाल इस तरीके कर लो। तीन ब्लॉक दे दे क्या? चलो ले ही लेते हैं 3 ब्लॉक, दोनों तरफ से फोर्स भी लगा देते। ये मान लो 5 kg, ये 10 kg, और ये 5 kg, ठीक है भाई। अब एक बात देखो, यहाँ पे म्यू की वैल्यू ले लेते हैं 0.2, यहाँ पे म्यू ले लेते हैं 0.3, और यहाँ पे फिर से म्यू 0.2 के बराबर। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 10, 30, 40 और 50 न्यूटन लग रहा है ना। तो इधर लगा दो 100, और इधर की तरफ लगा दो 40, फिर सवाल आसान हो जाएगा। 60 हो गया। फ्रिक्शन कितना आ रहा था? 10 और 10 20 और 30 50, इधर लगा देते हैं 60 न्यूटन। चलो देखो, एक्सेलरेशन तो पहले ही मैं ही बता देता हूँ, 0 है उसमें। क्योंकि देख लो यार, एक्सेलरेशन अगर नॉन जीरो रहा तो हर जगह F मैक्सिमम ही लगेगा, तो वो सवाल का तो कोई मतलब है नहीं। किसी एक तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करना है, एक तरफ से सही आएगा, एक तरफ से गलत आएगा। जो काम वहां था वही चीज यहाँ पे भी होगा। चलो यार देखो, अब इतनी देर में हो जाना चाहिए यार। यार एक्सेलरेशन तो 0 है, हमें क्या करना है? बस फ्रिक्शन के बारे में देखना है। तो चलो यार, ये मान लो 5 kg का ब्लॉक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इधर की तरफ कितना? 100 न्यूटन, ठीक है भाई, 100 न्यूटन। अब इस केस में यहाँ पे 5, ये 100 न्यूटन लग रहा है, एक्सेलरेशन 0, तो फ्रिक्शन तो यहाँ मैक्सिमम लगेगा भाई 10 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन लगेगा, यानी ये ब्लॉक इसको इधर की तरफ प्रेस करेगा जरूर। कितने से? 90 न्यूटन। N1 इक्वल टू कितना? 90 न्यूटन, यही आएगा, हाँ है ना। अब एक बात देखो, इसके बाद हम 10 kg ब्लॉक की बात करते हैं। 10 kg ब्लॉक की बात करें तो वो कितना आएगा? इसके ऊपर नॉर्मल इधर की तरफ 90 न्यूटन, यानी इसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन इस पे पीछे लगेगा कितना? 30 न्यूटन। अब ये रेस्ट पे है, तो ये जो ब्लॉक है ये 5 kg, ये इसको इधर की तरफ प्रेस करेगा कितने से? N2 इक्वल्स टू, ये हमारा N1 है, और ये N2 कितना लगेगा? 60 न्यूटन। उसके बाद ये 5 kg का ब्लॉक इधर की तरफ कितना? नॉर्मल कितना लगेगा? 60 न्यूटन, और इधर की तरफ लग भी रहा है 60 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की जरूरत है क्या? नहीं। F3 0, वैल्यू सही आ रही है, पूरी एडजस्ट हो रही है, यानी ये सही डिस्ट्रीब्यूशन है। आप एक बार इधर से डिस्ट्रीब्यूट करके देखना, गलत आएगा। हाँ, आप एक बार इधर से वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करके देखना, नॉर्मल की वैल्यू एडजस्ट नहीं होगी। आ रहा है? चलो सही है। तो ये ऐसे सवालों में बस ये चीज ध्यान रखना, किसी एक साइड से देख लेना, अपने आप वैल्यू इधर एडजस्ट नहीं हो पाएगी।